हेलो दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे यार हम आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो यार सबसे पहले अगर मैं आपको डीप लर्निंग का थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू दूं ना, तो सिलेबस का ओवरव्यू ये है यार कि डीप लर्निंग की यूनिट 1 है आपकी पूरी की पूरी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, यूनिट 2 और यूनिट 3 है आपकी पूरी की पूरी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, और यूनिट 4 है यार आपकी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, और यूनिट 5 में आपकी एक केस स्टडी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। अब इसमें देखा जाए तो यार यूनिट 1 मैंने आपकी पूरी कर दी है, जिसमें हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ लिया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसमें हम बहुत ध्यान से बस यही समझेंगे कि आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क काम करता कैसे है। देन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे के कुछ और ऑपरेशंस और जो इतने आगे के कंसेप्ट है वो सब बाद में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सीएनएन होता क्या है, देन लीनेट आर्किटेक्चर, उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ सीएनएन, फिर आपके कन्वोल्यूशन, इंट्रोड्यूसिंग नॉन लीनियरिटी, कूलिंग एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर। ये चारों इसके बाद के ऑपरेशंस हैं सीएनएन के, तो इन चारों को देखेंगे ये सब काम करते कैसे हैं। तो यार देखो, अगर मैं सबसे पहले सीएनएन की बात करूँ, सीएनएन है क्या? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसको यार हम शॉर्ट में कई बार कॉन्वनेट्स और सीएनएन्स बोल देते हैं, और अ कैटेगरी ऑफ न्यूरल नेटवर्क that have proven very effective in areas such as image recognition and classification। यार जनरली हम आपका सीएनएन वहां पर यूज करते हैं जहां पर मुझे आपकी इमेज में से कोई डेटा को क्लासिफाई करना है। मतलब लेट्स सपोज मैंने आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग दे दी और मैंने कहा कि बताओ यार इस पेंटिंग में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको उस पेंटिंग में से चीजों को क्लासिफाई करना है, तो वहां पर हम आपका यूज करते हैं सीएनएन। Coordinates have been successful in identifying faces, objects and traffic signs apart from powering vision in robots and self-driving cars। मतलब आपके ये फेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को, ट्रैफिक सिग्नल्स को, इन सबको आइडेंटिफाई करने का काम करता है आपका ये CNN। Coordinates therefore are an important tool for most machine learning practitioners today। मतलब अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन लर्निंग में आपका ये CNN वाला पार्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डेटा ऑलरेडी हमारा इमेज की फॉर्म में है, तो हमें अगर इमेज से कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पर हम आपका CNN यूज करते हैं। अब देखो जैसे यार यहाँ पे आपको 3 इमेज है। पहली इमेज क्या बता रही है कि एक फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पर एक ये प्लेयर है जो आपका फुटबॉल खेल रहा है। इसमें यार ये कुछ सिग्नल्स हैं और इसमें आपके यार ये आपके कुछ जिराफ हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इन तीनों फिगर को मैं किसी मॉडल को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मॉडल मेरा ये बताए कि ये इमेज में क्या चीज हो रही है, तो उस चीज के लिए हम आपका जनरली आपका CNN यूज करते हैं। तो यार अब बात करते हैं आपका लीनेट आर्किटेक्चर की। तो लीनेट वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क व्हिच हेल्प्ड प्रोपल द फील्ड ऑफ डीप लर्निंग। मतलब ये एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का एक बेसिक आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर आपका CNN के सारे ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं। There have been several new architecture proposed in the recent years which are improvement over the LeanNet, but they all use the main concept from the LeanNet and are relatively easier to understand if you have a clear understanding of the former। बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं जो लीनेट के बाद आए हैं, जैसे आपकी VGG नेट है और गूगल नेट है। मतलब ये सब आपके बाद में आए हैं और ये सब हमारी यूनिट 3 का पार्ट है आई थिंक। ठीक है, तो इन सबको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बट अभी समझेंगे कि आपका लीनेट आर्किटेक्चर के ऊपर जो आपका CNN का मेजर ऑपरेशन है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, वो आपके काम करते कैसे हैं। देखो यार, अगर मैंने लेट सपोज आपको एक इमेज दी है, इस इमेज के बाद ये आपके कुछ कॉन्वर्ट फीचर बनते हैं। अभी आपको ये इमेज बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आपकी इमेज काम कैसे कर रही है, बट अभी इस लेक्चर के लास्ट तक मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये इमेज आपकी काम कर कैसे रही है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे, मैंने इसको आगे भी दिया हुआ है। तो यार अब बात करता हूँ मैं आपके डिफरेंट ऑपरेशंस की। तो यार इसमें आपके 4 ऑपरेशन है CNN में। पहला है कन्वोल्यूशन, दूसरा है नॉन लीनियरिटी, थर्ड है पूलिंग और सब सैम्पलिंग, एंड फोर्थ आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को यार हम आपका फुल्ली कनेक्टेड लेयर भी बोलते हैं। These operations are the basic building blocks of every convolutional neural network. So understanding how these work is an important step to developing a sound understanding of coordinates। ये चारों ऑपरेशन आपके बिल्डिंग ब्लॉक है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के, और इन्हीं चारों ऑपरेशन के ऊपर आपका पूरा का पूरा CNN का जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है। तो यार सबसे पहले बात करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि CNN में मैं देखता क्या हूँ, आपकी इमेज देता हूँ। अब इमेज आपको पता है यार, हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा हुआ है कि इमेज हम अपनी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है उसमें जो हर सेल होता है ना, वो डिनोट करता है पिक्सल। मतलब आपकी पूरी की पूरी इमेज एक पिक्सल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, जिसको हम एज ए मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपकी इमेज 2 तरह से हो सकती है, एक तो आपको हो सकती है कलर्ड इमेज, और एक हो सकती है आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। तो यार कलर्ड इमेज के लिए जो आपकी वैल्यू होगी पिक्सल्स की, वो आपकी 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कलर्स। एंड जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है उसको यार हम आपकी ग्रे स्केल इमेज भी बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड
just one channel. For the purpose of this post, we will consider only grayscale images. So we will have a single 2D matrix representing an image. The value of each pixel in the matrix, यहाँ पर भी 0 से 255 के बीच में रेंज लिखी हुई है, बट जनरली होता क्या है, जो आपका 0 होता है वो डिनोट करता है कि आपका वो पोर्शन ब्लैक है, और 255 डिनोट करता है कि आपका वो पोर्शन इमेज का व्हाइट है। ठीक है, तो अभी दो तरह की इमेज है, एक है कलर इमेज। कलर इमेज के लिए यार हम आपका RGB टेक्निक, रेड ग्रीन ब्लू वाली टेक्निक यूज करते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए आपको हम ग्ले स्केल बोलते हैं, जिसमें हम 0 ब्लैक के लिए एंड 1 आपका व्हाइट के लिए यूज करते हैं। अब बात करता हूँ यार उनकी कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की। ये आपका पहला ऑपरेशन है, बहुत ध्यान से समझेंगे आपका काम करता कैसे है। देखो यार, मैंने आपको ये एक इमेज दी है, जो मैंने उस इमेज को आपके 5x5 मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वैसे तो यार ये इमेज आपकी कलर्ड इमेज है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि कलर्ड इमेज में वैल्यू आपकी 0 से 255 के बीच में होगी, बट ये थोड़ा स्पेशल केस है जहां पर मैंने उन पिक्सल्स की वैल्यू को 0 से 255 की जगह मैंने हर वैल्यू को 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सही बताऊं तो यार इसी चीज को बोलते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन। जब हम अपनी लार्ज वैल्यू को कुछ छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। इसको यार अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसको डिटेल में देखेंगे ये काम कैसे करता है, बट एक बता दिया है कि इसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो यार ये एक आपको इमेज दी हुई है जो मैंने 0 और 1 की फॉर्म की, 0 और 1 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यार ये है यहाँ पर जो येलो वाली मैट्रिक्स है, ये है 3x3 का एक फिल्टर। अब होता क्या है, जो आपका पहला स्टेप है कन्वोल्यूशन स्टेप, इसमें हम करते क्या है, आपको एक फिल्टर दिया हुआ होगा और आपको एक इमेज का मैट्रिक्स दिया हुआ होगा। आपको अपने फिल्टर को उस इमेज वाले मैट्रिक्स के ऊपर चलाना है और आपका एक नया कॉन्वर्ट फीचर निकल कर आएगा। कैसे, देखो यार, ये आपका 3x3 का है और आपका मैट्रिक्स था जो इमेज थी आपकी 5x5 की। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले इस 3x3 वाले मैट्रिक्स को इतने 3x3 के ऊपर रखा। समझ रहे हो ना, जो ऊपर का आपका 3x3 है मैंने इसके ऊपर रख दिया। जब मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा तो क्या होगा, इस वाले 1 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस 1 से, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। मतलब जब मैंने अपने फिल्टर वाले मैट्रिक्स को 3x3 को 5x5 के जो ऊपर का 3x3 वाला पार्ट था, जब मैंने उसके ऊपर रखा, तो आपकी फिल्टर वाले मैट्रिक्स की भी कोई 3x3 की वैल्यू है और आपकी इमेज की वैल्यू है 3x3 पे। तो मैंने उन सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करा और सबको ऐड कर दिया, जो ऐड करके आंसर आया वो आया आपका 4। ठीक है, आपने पहले इतने 3x3 के ऊपर अपनी फिल्टर रखा था, उसका मैंने अपना फिल्टर एक राइट में शिफ्ट करा, तो आपका जो अगला 3x3 वाला पार्ट ये कवर करेगा मैट्रिक्स का, इमेज का, वो कौन सा करेगा, इतना। समझ रहे हो ना, 1 1 0 0 1 1 0 1 1, ये वाला। जब आप दोबारा शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, जैसे आप शिफ्ट करते जाओगे आपका कन्वर्ट फीचर की वैल्यू निकलती जाएंगी। मतलब हमेशा मल्टीप्लाई करनी है सारी वैल्यू की और बाद में ऐड करना है। आपने एक बार यहाँ पे शिफ्ट करा, अब आप अपने नीचे भी तो शिफ्ट करोगे, तो अगली बार क्या होगा, 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, फिर उसके बाद 1 1 1 0 1 1 0 1 1, देन 1 1 0 1 1 1 1 1 0। उसके बाद एक बार दोबारा नीचे शिफ्ट होगा तो 0 0 1 0 0 1 0 1 1, देन 0 1 1 0 1 1 1 1 0, और फाइनली 1 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है, इस तरह आप 3x3 वाले मैट्रिक्स को, फिल्टर को अपने इमेज वाले मैट्रिक्स के ऊपर चलाओगे और अपनी एक एक वैल्यू को फाइंड करते जाओगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपकी इमेज थी 5x5 की, आपका फिल्टर था 3x3 का, और जो आपका कन्वर्ट फीचर आया वो भी आपका 3x3 का आया। अब इससे हुआ क्या, जब हम फिल्टर को आपकी इमेज के ऊपर चलाते हैं तो बेसिकली फिल्टर का काम ये है कि आपकी इमेज के कुछ स्पेसिफिक फीचर को वो एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब देखो यार, लिखा भी है, इन CNN टर्मिनोलॉजी द 3x3 मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ फिल्टर और कर्नल और फीचर डिटेक्टर, and the matrix formed by sliding the filter over the image and computing the dot product is called the convert feature or activation map or feature map। इसको याद रखना यार, फिल्टर के अलग अलग नाम है, फिल्टर, कर्नल, फीचर डिटेक्टर, और कन्वर्ट फीचर के अलग अलग नाम है, एक्टिवेशन मैप और फीचर मैप। It is important to note that filters act as a feature detectors from the original input image. It is evident from the animation above the different values of the filter matrix will produce different feature maps for the same input image। मैंने यहाँ पे यार आपका ये वाला फिल्टर यूज करा था, फिल्टर की वैल्यू कुछ और हो सकती है, अलग अलग फीचर
अलग अलग फिल्टर आपके इमेज के अलग अलग फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो जैसे लेट्स सपोज आपकी ये इमेज है, ठीक है, इस पे मैंने पहले एक बार ये वाला फिल्टर लगाया तो आपका कॉन्वर्ट इमेज या फिर कॉन्वर्ट फीचर आपका ये आया। जब मैंने इसके ऊपर एज डिटेक्शन का फिल्टर लगाया, मतलब ये और ये लगाया, तो तीनों में देखो अलग अलग आपका कॉन्वर्ट फीचर आ रहा है। जब मैंने शार्पन का लगाया तो उस इमेज की शार्पनेस आ गई, ठीक है। जब मैंने ब्लर का वो लगाया फिल्टर तो उस इमेज की ब्लर वाली प्रॉपर्टी को इन्हें निकाल लिया वहां से, एक है गॉसियन ब्लर, तो इन्हें और ज्यादा ब्लर कर लिया, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग फिल्टर्स हैं, मतलब जिस तरह का फिल्टर आप लगाओगे उस तरह के फीचर्स वो आपकी इमेज में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यार ये बात ध्यान रखना कि फिल्टर्स आपके अलग अलग रख सकते हैं और जोन सा जिस तरह का फिल्टर लगाओगे उस तरह की फीचर को वो इमेज में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार फिल्टर लगा दिया अपनी इमेज पे और जो आपका कॉन्वर्ट फीचर निकल कर आया हमेशा वही आएगा, भाई दूसरा फिल्टर लगाओगे तो दूसरा कॉन्वर्ट फीचर आपका निकल कर आ जाएगा। In practice, the CNN learns the value of these filters on its own during the training process. Although we still need to specify parameters such as number of filters, filter size, architecture of the network, etc. before the training process. मतलब CNN ट्राई करता है इस चीज को याद करने की कि आपके फिल्टर की वैल्यू क्या है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। The more number of filters we have, the more image features get extracted, and the better our networks becomes at recognizing patterns in unseen images. बिल्कुल सही बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फिल्टर्स मैं लगाऊंगा उतने ज्यादा फीचर्स मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इमेज में से, और जितना ज्यादा फीचर मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा उतना अच्छा मैं अपनी इमेज को क्लासिफाई कर सकता हूँ किसी एक कैटेगरी में, ठीक है। तो यार जो आपका साइज ऑफ फीचर मैप है इज कंट्रोल्ड बाय 3 पैरामीटर्स दैट वी नीड टू डिसाइड बिफोर द कन्वोल्यूशन स्टेप इज परफॉर्म्ड। जो आपका मतलब फीचर मैप का साइज है उसको हम 3 जो आपके पैरामीटर है उनके बेस पर कंट्रोल करते हैं। पहला है डेप्थ। डेप्थ बताता है कि आपके कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स आपने अप्लाई करे हैं अपने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में। अगर आपने 1 कराया तो आपकी डेप्थ 1 होगी, 2 करें तो 2 होगी, ठीक है। स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड मतलब आपने कितने साइज से उसको रोटेट कराए, मतलब भाई देखो जैसे यार मैंने आपका इस 3x3 को मैंने पहले इस 3x3 के ऊपर रखा, उसके बाद मैंने एक पे शिफ्ट मारा तो मतलब आपका अगला 3x3 ये वाला पकड़ा, उसका जब एक और शिफ्ट करा तो अगला 3x3 आपका ये वाला आया। तो यार यहाँ पे आपकी स्ट्राइड की वैल्यू 1 है क्योंकि मैं आपका एक एक करके शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 2-2 करके शिफ्ट कर लूँ तो आपका स्ट्राइड की वैल्यू 2 होगी। तो यार सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा आप स्ट्राइड की वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना आपका कन्वर्ट फीचर का जो साइज है मैट्रिक्स का वो कम होता जाएगा। इसका नुकसान क्या है यार, आपका इनपुट इमेज 5x5 साइज की थी और आपका कॉन्वर्ट फीचर 3x3 का आया, तो इसका मतलब कॉन्वर्ट फीचर ने आपके इनपुट इमेज का कुछ पार्ट लॉस कराया। जब लॉस करा था इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ फीचर भी लॉस करे हैं, ठीक है। उसका कंसेप्ट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन आपका पैडिंग। पैडिंग मतलब मैं करता क्या हूँ, मैं आपके इनपुट इमेज के चारों तरफ एक मतलब 0-0 से भर दूंगा चारों तरफ। उससे उससे क्या होगा, आपका जो इनपुट मैट्रिक्स है उसका साइज बढ़ जाएगा। जब उसका साइज बढ़ जाएगा और जब मैं उस पर आपका 3x3 का फिल्टर अप्लाई करूंगा तो जो आपकी ओरिजिनल इमेज का साइज है 5x5 उतने साइज का आपका कॉन्वर्ट फीचर बन जाएगा, ठीक है। समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू पेयर द इनपुट मैट्रिक्स विद जीरोस अराउंड द बॉर्डर that we can apply the filter to bordering elements of our input image matrix. A nice feature of zero padding is that it allows us to control the size of the feature maps. Adding zero padding is called a wide convolution and not using the zero padding would be narrow convolution, ठीक है। याद रखना यार वाइड कन्वोल्यूशन और नैरो कन्वोल्यूशन किसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब जीरो पैडिंग का मतलब क्या है यार, देखो जैसे आपका ये इनपुट मैट्रिक्स था तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके चारों तरफ एक कॉलम और जोड़ दूंगा और उन सब कॉलम्स में हर सेल में आपकी वैल्यू 0 इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यार इसको बोलते हैं कंसेप्ट का पैडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंट्रोड्यूसिंग नॉन लीनियरिटी, आपका दूसरा स्टेप है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। होता क्या है आपको पता होगा यार, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे कि जो हमारा इनपुट आ रहा है पिछले लेयर से वो एज इट इज ना जाए मेरा बाद में, या फिर आप बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में कि हम बेसिकली कुछ नॉन लिनियरिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। वहां पर हमने देखा था कि 10h एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, एक होता है रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, इनको हम यूज करते हैं। तो रेलू की फुल फॉर्म आपकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ 0, इनपुट, मतलब इनपुट या 0 में जो भी बड़ा होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है रेलू का, जैसे यार लेट्स सपोज आपकी ये इमेज थी, अब मैंने करा क्या, जब मैंने इस पर रेलू लगाया तो मैंने क्या करा, जो आपका निगेटिव पार्ट है मैंने उसको ब्लैक कर दिया और जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है मैंने उसको व्हाइट करा। तो जब आपकी ये इमेज आई थी कॉन्वर्ट फीचर आया था, मतलब ये मेरे पास, ठीक है। जब मैंने इस कॉन्वर्ट फीचर पे आपका रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो
अब देखो आपकी इमेज ही आपको कुछ साफ दिख रही है थोड़ी सी, जब थोड़ी साफ दिख रही है इसका मतलब मैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद इमेज को थोड़ा इजीली डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यार ये फायदा है आपका रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेलू इज एन एलिमेंट वाइज ऑपरेशन अप्लाइड पर पिक्सल एंड रिप्लेसेस ऑल नेगेटिव वैल्यूज इन द जीरो। भाई जितनी आपकी नेगेटिव वैल्यू होंगी उनको मैं जीरो कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ जीरो कोमा इनपुट। अगर इनपुट निगेटिव है तो आपको पता है जीरो उनसे बड़ा होगा, तो मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज को मैं जीरो कर दूंगा और जो पॉजिटिव होंगी वो तो आपकी पॉजिटिव रहेंगी। द पर्पज ऑफ रेलू इज टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी इन अवर convolutional neural network, since most of the real world data we would want our ConNet to learn would be non-linear. Convolution is a linear operation, element wise matrix multiplication and addition. बिल्कुल सही बात है, जो हमने इससे पीछे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई करा है वो आपका सिंपल लीनियर ऑपरेशन है। भाई मैंने वहाँ पे एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एडिशन करा है, तो आपका रेलू से मैं उसमें थोड़ा सा नॉन लिनियरिटी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा पूलिंग स्टेप। ये क्या करता है, स्पेशल पूलिंग आल्सो कॉल्ड सब सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग reduces the dimensionality of each feature map but retains the most important information. Spatial pooling can be of different types, max, average, sum. मतलब देखो यार, पूलिंग का काम सिर्फ इतना है कि यार आपकी जो डायमेंशन है, मतलब जो हमारा फीचर मैप आया निकल के, मैं उसकी थोड़ी डायमेंशन कम कर दूं। उससे क्या होगा भाई, अगर बड़ा मैट्रिक्स होगा, अगर फीचर मैप बड़ा होगा तो यार उसको स्टोर करने के लिए मुझे ज़्यादा मेमोरी चाहिएगी, तो मैं उसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। तो यार मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे पूलिंग लगाता हूँ कि बहुत तरह की पूलिंग है, जैसे मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, सम पूलिंग। जब मैं पूलिंग लगाता हूँ तो यार जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी इमेज की वो आपकी सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट आपकी जो डायमेंशन है वही थोड़ी बहुत चेंज होती है। ठीक है, तो यार इन केस ऑफ मैक्स पूलिंग वी डिफाइन अ स्पेशल नेबरहुड, फॉर एग्जांपल 2x2 window and type the largest element from the rectified feature map within that window. देखो इसको समझते हैं। अगर लेट सपोज ये मेरे पास एक रेक्टिफाइड फीचर मैप आया, मतलब रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक ही मैट्रिक्स आया, मैंने जब इस पे विंडो अप्लाई कर दी तो मैंने इस पे 2x2 की करी थी। तो जब मैं इसे पूलिंग लगाऊंगा, जब भी मैं 2x2 के हिसाब से लगाऊंगा, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने 2x2 का देखा, इस 2x2 में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्या मैक्सिमम है 6, मैंने 6 रखा। ठीक है, उसके बाद इस 2x2 में मैक्सिमम क्या है 8, मैंने 8 रख दिया। इसमें मैक्सिमम क्या है 3 रखा, और इसमें मैक्सिमम का 4, यहाँ पे 4 रख दिया। तो यार इससे क्या हुआ, आपका जो रेक्टिफाइड फीचर मैप में जो आपका मैट्रिक्स आपको यहाँ पे 4x4 का दिख रहा था, जब मैंने उसे पूलिंग लगाई तो वो आपका 2x2 का हो गया। इससे सिर्फ आपकी डायमेंशन कम हुई है, पर जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इमेज की वो आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो मैंने करा क्या, इनपुट इमेज पर पहले मैंने कन्वोल्यूशन लगाया यूजिंग 3 फिल्टर्स। देखो यहाँ पे यार 3 फिल्टर लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पहला जो ये आगे का आपका रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये दिखा रहा है कि पहला फीचर मैप, उससे पीछे वाला दूसरा फीचर मैप, और पीछे वाला थर्ड फीचर मैप। मतलब मैंने यहाँ पे आपके 3 फिल्टर यूज करे हैं। ठीक है, उसके बाद यार मैंने आपकी यहाँ पे वो लगाया, मतलब रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, और रेलू लगाने के बाद मैं यहाँ पे आपकी पूलिंग लगाई, तो वही आपका मतलब फीचर में आपका छोटा हो गया, डायमेंशन आपकी छोटी हो गई। ठीक है, ये मैं आपको ये बता रही है। अब आपका लास्ट स्टेप था फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फुल्ली कनेक्टेड लेयर यार बिल्कुल सेम है जो हमने आपका देखा था आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में होता क्या था कि आपकी जो पिछले लेवल्स के पिछले आपके जो लेयर होती थी, जो पिछले लेयर के न्यूरॉन्स होते थे, हर न्यूरॉन आपकी अगली लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्ट होता था। मतलब हिडन लेयर का पहला न्यूरॉन आउटपुट लेयर में अगर 5 न्यूरॉन तो 5 से कनेक्ट होगा, इसको बोलते हैं ना फुल्ली कनेक्टेड। तो यार वही चीज़ हम आपकी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और फुल्ली कनेक्टेड का काम सिर्फ इतना है कि आपकी इमेज को क्लासीफाई करना। अब तक हमने क्या करा, इन 3 स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ आपके इमेज के फीचर को एक्सट्रैक्ट करा है। जो भाई सबसे पहले मैंने लगाया कन्वोल्यूशन, उसका लगाया रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, एंड देन लगाई पूलिंग। अब बात आती है कि मुझे उस इमेज को क्लासीफाई करना है कि भाई वो इमेज आपकी किस चीज़ की है। तो द फुल्ली कनेक्टेड लेयर इज अ ट्रेडिशनल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन दैट यूजेस softmax activation function in the output layer. Other classifiers like SVM can also be used, but will stick to softmax in this post. The term fully connected implies that every neuron in the previous layer is connected to every neuron on the next layer. मैंने बताया भी है कि यार जो आपकी पहली लेयर के सारे न्यूरॉन होते थे वो आपकी अगले लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्ट होते थे। द आउटपुट फ्रॉम द कन्वोल्यूशनल एंड पूलिंग लेयर्स रिप्रेजेंट द हाई लेवल फीचर्स ऑफ द इनपुट इमेज। अब तक 3 स्टेप में हमने सिर्फ हाई लेवल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करें इमेज के। द पर्पस ऑफ द फुल्ली कनेक्टेड लेयर इज टू यूज दीज फीचर्स फॉर क्लासिफाइंग द इनपुट इमेज इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के बेस पर फुल्ली कनेक्टेड लेयर का इतना काम है कि जो मैंने आपके हाई लेवल फीचर एक्सट्रैक्ट करें उनको मैं आपकी क्लासीफाई करूँ अलग अलग क्लास में। तो यार देखो मैंने आपका यहाँ तक आपका पूलिंग अप्लाई कर ली थी, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने आपके ये 2 अप्लाई करा फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स का। ठीक है, उसके बाद जो आउटपुट आया उसने क्या बताया,
आपकी जो इमेज दी थी मैंने स्टार्टिंग में, उस इमेज को क्लासीफाई करा कि उस इमेज में डॉग की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कैट की प्रोबेबिलिटी 0.04 है, बोट की प्रोबेबिलिटी 0.94 है और बर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। वो इमेज थी कौन सी? वो इमेज यार आपकी ये वाली थी। अब देखो, ये इमेज थी, मैंने इसमें सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन प्लस रेडू लगाया तो आपका कुछ ये आया, उस हमने पुलिंग लगाई तो आपकी डायमेंशन कम हो गई। कूलिंग लगाने के बाद मैंने आपका दोबारा कन्वोल्यूशन रेडू लगाया, दोबारा कूलिंग लगाई, देन मैंने आपका फुल्ली कनेक्टेड लगाया। ठीक है, आपका ये कन्वोल्यूशन जो और कूलिंग वाला पार्ट है, इसको मैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स लगा सकता हूँ और इसको बोलते हैं आपका बैक प्रोपेगेशन। यहाँ पर आपका बैक प्रोपेगेशन एएनएन में भी था, जहां पर हम आपके वेट को चेंज करते थे, वेट को और बायस को क्यों चेंज करते थे? जिससे कि जो मेरा एरर है वो कम से कम होए। अब देखो हुआ क्या, जब मैंने इस इमेज पर आपका सीएनएन का मॉडल अप्लाई करा तो इसने बताया कि आपकी बोट की प्रोबेबिलिटी 0.94 है, कैट की इतनी है, डॉग की इतनी है, बर्ड की इतनी है। आपको पता है यार, आपकी इस इमेज में तो सिर्फ बोट है, तो आपकी बोट की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए और सबकी 0 आनी चाहिए, बट मेरा ऐसा नहीं आया, मेरा आउटपुट आया ये वाला। तो इसमें दिक्कत क्या है यार? दिक्कत यही है कि पहली बार में मेरा आंसर नहीं आया। अब मैं करूंगा क्या, मैं दोबारा से आपका फिल्टर मैट्रिक्स को चेंज करने की कोशिश करूंगा, फिल्टर को, कूलिंग को मैं बार बार लगाऊंगा और जब तक लगाता जाऊंगा जब तक मेरा आंसर मुझे एक्यूरेट नहीं मिलता। ठीक है, यही कंसेप्ट है आपका पूरा का पूरा बैक प्रोपगेशन का इन सीएनएन। मतलब आपको ये कन्वोल्यूशन स्टेप, रेलू स्टेप और कूलिंग स्टेप आपको अगेन एंड अगेन लगाते जाना है, और जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ टाइम्स लगाओगे उतने ज़्यादा अच्छे फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। जितने अच्छे आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर लोगे उतना ईजी रहेगा, जब आप फुल्ली कनेक्टेड लेयर को दोगे तो वो उतनी आसानी से आपकी उस इमेज को क्लासीफाई कर देगा किसी एक पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, तो यार फुल्ली कनेक्टेड लेयर से पहले आपका सारा जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इमेज, और जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर का काम है वो है सारा आपका क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जब मैंने इस गाड़ी को एक मॉडल को दिया तो मैंने पहले आपको कन्वोल्यूशन फीचर लगाया, देन रेलू कन्वोल्यूशन रेलू, देन कूलिंग लगाई, देन कन्वोल्यूशन रेलू कूलिंग लगाई, देन कन्वोल्यूशन रेलू देन कूलिंग लगाई। इतने सारे बार बार कन्वोल्यूशन रेलू लगाने के बाद जब मैंने लास्ट में फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगाई, जब जाके उसने कुछ कार की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा दी, मतलब आइडेंटिफाई करा कि ढंग से कि ये आपकी कार है, और ट्रक, एयरप्लेन, शिप और हॉर्स आपका बहुत कम है। अब यार देखो, अगर हम, आपका मैंने एनएनए बताया था कि ये ऐसा बहुत कम होता है कि हम बिल्कुल मतलब अपनी एरर को या फिर अपने कोस्ट फंक्शन को अपने बिल्कुल जीरो कर दें, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। ठीक है, तो मिनिमाइज आपका उतना ही हो, उतना अच्छा होगा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप अपनी कन्वोल्यूशन रेलू कूलिंग वाले स्टेप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था आपका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। मैंने आपको बताया सीएनएन का काम क्या होता है, सीएनएन के अलग अलग ऑपरेशन क्या है, और आपका सीएनएन में बैक प्रोपगेशन आपका किस तरह काम करता है। ठीक है, तो आपकी ये कुछ रेफरेंस है जहाँ से मैंने पढ़ा है और जहाँ से मैंने हेल्प लेकर ये पीडीएफ बनाई है। ठीक है, बाद में यार मैं इसको शेयर कर दूंगा, अभी आप इसको समझ लेना, अभी 1-2 लेक्चर बाद जब मैं आखिरी वीडियो होगी डीप लर्निंग की तो उसके बाद यार मैं इन सबको वहाँ से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब आपका था सीएनएन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यार हम आपका कुछ और कंसेप्ट, जिसमें है आपका एक तो है एनकोडर का कंसेप्ट, देन है आपके अलग अलग आर्किटेक्चर ऑफ सीएनएन, और एक है यार आपका जीएन का कंसेप्ट जिसमें बोलते हैं हम जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। ठीक है, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।